हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। होप ऑल इज वेल। तो बायोफार्मास्यूटिक्स की लेक्चर ऑफ सीरीज चल रही है, जिसमें कि हम लोग लेक्चर 9 पे आ गए हैं, है ना। लेक्चर 9 में आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक लास्ट रिजोल्यूशन थ्योरी बची थी, जिसका नाम है इंटरफेसियल बैरियर मॉडल। और इसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म और एमॉर्फिज्म, ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं क्या, एब्जॉर्प्शन डिसोल्यूशन। हालांकि मैंने शॉर्ट में बताया है पिछले वाले लेक्चर में पॉलीमॉर्फिज्म एमॉर्फिज्म क्या है, बट आपको अगर लिखना होगा तो क्या लिखोगे, वो कंटेंट तो चाहिए। इसलिए मेरी वीडियोस एकदम डिटेल में है और विथ कॉन्सेप्ट है। मैं किसी एग्ज़ाम बेस्ड फोकस नहीं पढ़ा रहा हूँ, नहीं बता रहा हूँ मैं, बल्कि कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे कि अगर कभी हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो तो हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। बाकी एग्ज़ाम बेस्ड तो जब आप पढ़ेंगे तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में तो लिमिटेड आते हैं चीज़ें, है ना। और जितना मेरा कंटेंट है इतने से आपका एग्ज़ाम तो बहुत ही बेहतरीन निकल जाएगा, है ना। तो डीप स्टडी इम्पॉर्टेंट है। जब डीप स्टडी किए रहेंगे तो सरफेस हमें अपने आप ही पता चल जाता है। ठीक है, आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इंटरफेसियल बैरियर मॉडल और पॉलीमॉर्फिज्म एमॉर्फिज्म, दो टॉपिक आज कवर करेंगे हम लोग। छोटे छोटे वीडियो, छोटे छोटे, ताकि जब आपको कॉन्सेप्ट देखना हो तो 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट का कॉन्सेप्ट आसानी से देख सकें। आंसर लिखने के लिए तो मैंने पहले ही दूसरे वीडियो में, जब मैं स्टार्ट करता हूँ उसी समय पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो आंसर आप वहां से कर सकते हैं। ठीक है, इंटरफेसियल बैरियर मॉडल। प्रीवियसली वी हैव स्टडीड टू मॉडल्स, दैट इज डैंकवर्ट्स मॉडल एंड डिफ्यूजन लेयर मॉडल। तो डिफ्यूजन लेयर मॉडल स्टैंड फॉर DLM, डिफ्यूजन लेयर मॉडल स्टैंड फॉर DLM एंड डैंकवर्ट मॉडल। इन दोनों की बात क्यों करेंगे, क्योंकि हम इंटरफेसियल मॉडल में, इंटरफेसियल बैरियर मॉडल में कहना क्या चाहते हैं, कोरिलेट करना है ना। क्योंकि ये तीनों क्या है, डिसोल्यूशन की थ्योरी है। और डिसोल्यूशन मतलब समझ ही रहे हैं आप कि सॉलिड का लिक्विड से जब टकराव होता है, एक इंटरफेस बनता है, तो वहां पे कैसे सॉलिड लिक्विड में ट्रांसफर होता है, मास ट्रांसफर डेफिनेशन है ना डिसोल्यूशन का। तो दो अजम्पशन थे, किसमें, दोनों की थ्योरीज में, डैंकवर्ट मॉडल और डिफ्यूजन लेयर मॉडल, दोनों की थ्योरीज में दो अजम्पशन थे। क्या उन दोनों लोगों ने अजम्पशन किया, दे हैव अज्यूम्ड कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, है ना, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स क्या था डिसोल्यूशन मॉडल, डिफ्यूजन लेयर मॉडल में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या था। तो आपने देखा था कि स्टैग्नेंट लेयर बनना और फिर उससे क्या होना, ड्रग धीरे धीरे करके डिफ्यूज होना। तो ये एक स्लो प्रोसेस है, और जहां स्लो प्रोसेस होता है वहीं पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो था वो क्या कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था, वहीं पे कंट्रोल कर सकते हैं। अब इससे फायदा क्या है कि जैसे कि हम आपको दोबारा से लेके जा रहे हैं, जो आपने पढ़ा है ना, यह आपने पढ़ा है। इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहाँ पे है, यहाँ पे जो ड्रग है, ये ड्रग क्या हो रहा है, डिफ्यूज होकर के कहाँ जा रहा है, बल्क ऑफ सॉल्यूशन में, है ना। तो ये एक स्लो प्रोसेस है, और ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इसलिए कहा जा रहा है कि अगर हम चाहें तो इसके डिफ्यूजन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए हमें समझ में आया कि हम सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट बना सकते हैं, है कि नहीं। अगर हम सॉलिड डोजेज फॉर्म ऐसा बनाएं कि वो पॉलीमर कवरिंग हो, और पॉलीमर कवरिंग क्या करे, पॉलीमर स्वेल हो जाए, मैट्रिक्स फॉर्म करे, और इसमें क्या हो, ड्रग इम्बेडेड हो, ये ड्रग क्या हो, स्लोली एक जाली से धीरे धीरे जब निकलेगा तो क्या होगा, स्लोली। आप एक काम कीजिए, सीधा नल है ना आपके पास,
जहाँ से पानी निकलता है उसको खोल दीजिए। आप क्या देखोगे कि नल से पानी बहुत तेज आ रहा है कि नहीं। अब क्या करिए, कुछ कपड़े फोल्ड कर लीजिए, कॉटन के कपड़े 4-5 फोल्ड कर लीजिए ताकि साइज थोड़ी छोटी हो जाए उसकी। तो फोल्ड करने के बाद आप नल में लगा के अब पानी गिराइए। कैसा गिरेगा, पहला ज़्यादा तेज था या दूसरा? पहला ज़्यादा तेज था ना, क्योंकि वहाँ पे कंट्रोलिंग कोई नहीं था। तो यहाँ पे जो रेट डिटरमाइनिंग है वो क्या है, कंट्रोलिंग है। इसीलिए तो ये अजम्पशन है, और अजम्पशन के आधार पे कहीं ना कहीं ये कोरिलेट भी करता है रियलिटी से। इसलिए बोला गया कि इनका जो अजम्पशन है वो बहुत सही था, जिससे कि आगे का फॉर्मुलेशन डेवलप किया जा सकता है। दैट कंट्रोल्स डिसोल्यूशन इज द मास ट्रांसपोर्ट, दैट कंट्रोल्स डिसोल्यूशन इज द मास ट्रांसपोर्ट। सेकेंड क्या अजम्पशन था कि सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम, जो सॉलिड सॉल्यूशन था मतलब कि जो सॉलिड सब्सटेंस था लिक्विड से कांटेक्ट में आते ही क्या बना, सॉल्यूशन फॉर्म में बना, और अचीव होता है सॉलिड लिक्विड इंटरफेस पे। कुल मिला करके जहां सॉलिड मिला है ना, ये मान लीजिए क्या है, सॉलिड है, ये क्या है, सॉलिड है। अब ये सॉलिड तब तक सॉलिड रहेगा जब तक कि इसके पास लिक्विड नहीं आएगा डिसॉल्व होने के लिए, है कि नहीं। तब तक सॉलिड रहेगा जब तक कि इसके पास लिक्विड नहीं आएगा। जैसे ही इसके पास लिक्विड आया है ना, जैसे ही इसके पास लिक्विड मतलब वाटर आया, तो ये क्या होना शुरू होगा, डिसॉल्व होना शुरू होगा। तो सॉलिड सॉल्यूशन तभी बनेगा। तो अब इसमें से ये लीच आउट होगा, ये होगा, है ना, थोड़ा थोड़ा इसमें से बाहर निकल करके यहाँ आने लगेगा, है ना, यहाँ आने लगेगा। इसी को कहते हैं डिसोल्यूशन। तो ये तब तक है ना, सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड एट द सॉलिड लिक्विड इंटरफेस। ये तब तक यहाँ से यहाँ आता रहेगा जब तक कि यहाँ का सॉलिड इस सॉल्यूशन में इक्वल ना हो जाए, है ना। भाई आप क्या करो, एक ग्लास में, है ना, एक ग्लास में चीनी लो, क्या लो, चीनी, है ना, शुगर, शुगर, और इस शुगर में वाटर ऐड करो। क्या ऐड करो, वाटर। आप क्या देखोगे, वाटर ऐड करने के बाद सेक करो, है ना, सेक करो, सेक, हिला, है ना, सेक करो। सेक करने से आप देखोगे कि जो सॉलिड है धीरे 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 लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा होता है। ये तब तक होता रहता है जब तक कि पूरा का पूरा लिक्विड एकदम यूनिफॉर्म न हो जाए। हर जगह जो सॉलिड का डिसोल्यूशन है, सॉलिबिलिटी है, वो हर जगह इक्वल कंसंट्रेशन में ना हो जाए, तब तक ये होता रहेगा। तो ऐसा उन दोनों लोगों ने कहा। नेक्स्ट, इनके बाद जो इंटरफेसियल बैरियर है ये क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू इंटरफेसियल बैरियर मॉडल, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए हम जो मॉडल की बात कर रहे हैं, इस मॉडल में क्रिस्टल जो होते हैं, क्रिस्टल सॉलिड में दो तरह के सॉलिड होते हैं, क्रिस्टल होते हैं और एमॉर्फस फॉर्म होते हैं, नॉन क्रिस्टल कह लो सीधा सीधा। अब क्रिस्टल क्या होता है आपको पता होना चाहिए। क्रिस्टल मतलब कि ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा सॉलिड जिनके मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट क्या हो, पैटर्निस्टिक हो, पैटर्न में अरेंज हो। आप देखोगे ना जब साल्ट के क्रिस्टल तो स्क्वायर में रहेंगे, है ना, ऐसे नमक के क्रिस्टल, चीनी के स्क्वायर में। तो इसके एक छोटा सा भी अगर इसका एटम या फिर मॉलिक्यूल आप देखेंगे तो वो भी क्या होगा, स्क्वायर में ही होगा, वो भी स्क्वायर में ही होगा। तो मतलब कि पैटर्न है, पैटर्न एक पे एक, इक्वल अमाउंट, इक्वल डिस्टेंस, सब कुछ इक्वल होगा, जिसपे कि वो क्या होंगे, अरेंज होंगे। तो पैटर्न में अरेंज होंगे तो वो क्रिस्टल होते हैं। और जहाँ पैटर्न नहीं है, पैटर्न मॉलिक्यूल कहीं भी ऐसे 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 मॉलिक्यूल कहीं भी कैसे भी अरेंज है, तो इसको क्या कहेंगे, एमॉर्फस फॉर्म कहेंगे। तो इंटरफेसियल बैरियर मॉडल यही कहा कि आप तो सॉलिड की बात कर रहे हो, पर सॉलिड दो तरह के हैं। क्रिस्टल के फॉर्म में आप क्या क्या कहेंगे, क्योंकि क्रिस्टल के पास तो अलग अलग इंटरफेस होता है ना। भाई मान लीजिए ये क्रिस्टल है, ठीक,
तो इसमें क्रिस्टल लैटिस है, क्रिस्टल लैटिस। अब क्रिस्टल लैटिस अपने आप में हाइड्रेटेड और सॉल्वेट सिस्टम प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि जैसे ही कांटेक्ट में आते हैं वाटर के, इनकी सॉल्युबिलिटी, ये खुद यहाँ पे क्या है, हाइड्रेटेड सिस्टम है। इनका जो लैटिस है ये हाइड्रेटेड है। तो लैटिस हाइड्रेटेड है, इसलिए इनका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, इनका मेल्टिंग पॉइंट एकदम शार्प होगा। अमॉर्फस और क्रिस्टल फॉर्म में हम पढ़ेंगे अभी आगे। तो क्रिस्टल वाले कंपाउंड्स के बारे में आप क्या कहते हैं, ऐसा बताया बैरियर मॉडल, इंटरफेसियल बैरियर मॉडल। तो होता क्या है कि एन इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन कैन एग्जिस्ट एट द इंटरफेस एज अ रिजल्ट ऑफ सॉल्वेशन मैकेनिज्म। बताया ना अभी कि इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन आता है ना, एग्जिस्ट होता है एट द इंटरफेस। कहाँ पे, जहां पे जैसे मान लीजिए ये क्या है, सॉलिड है, ये सॉलिड का क्रिस्टल है। तो इस क्रिस्टल पे जैसे ही वाटर आएगा, है ना, जैसे ही वाटर आएगा, टच करेगा, जैसे ही वाटर आकर के टच करता है तो क्या होता है, सॉल्वेशन मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है। सॉल्वेशन इसी को कहते हैं इंटरफेस। मतलब ये जो वाटर है, वाटर और सॉलिड का जो टच है, इसी को बोलते हैं इंटरफेस। तो यही से सॉल्वेशन मैकेनिज्म, मतलब कि अपने आप ही सॉल्वेशन स्टार्ट कर देता है। एंड इज अ फंक्शन ऑफ सॉल्युबिलिटी, और यही सॉल्वेशन मैकेनिज्म सॉल्युबिलिटी का फंक्शन है। सॉल्वेशन मतलब क्या, कि सॉल्वेंट में सॉल्यूट का आना, रादर देन डिफ्यूजन। डिफ्यूज नहीं होगा, ये खुद ही बल्कि सॉल्वेंट बन जाएगा। मतलब कि अभी तक आपने क्या देखा कि सॉलिड है, सॉलिड क्या हो रहा था, लीच हो रहा था, थोड़ा थोड़ा निकल करके सॉल्वेंट में आ रहा था, है ना, थोड़ा निकल करके सॉल्वेंट में आ रहा था। बट क्रिस्टल के फॉर्म में क्या होगा, ये सॉल्वेंट में नहीं आएगा थोड़ा निकल करके, बल्कि ये सॉल्वेंट में ऐसे मिल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। जैसे जब यहां से सॉलिड यहां जाएगा तब तो पता चलेगा, लेकिन जैसा शुगर है, चीनी और नमक को जब हम घोलते हैं तो पता चलता है कि ये घुल रहा है, पता ही नहीं चलता है। कब इनका क्रिस्टल लैटिस सॉल्वेशन मैकेनिज्म क्रिएट कर लेते हैं और दिखते दिखते वो पानी जैसा दिखने लगते हैं, है ना। यही तो मैं समझा रहा हूँ, सॉल्वेशन मैकेनिज्म मतलब ये जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है, यही दिखते दिखते सॉल्वेंट के जैसे दिखने लगते हैं। तो इसी को कहते हैं सॉल्वेशन मैकेनिज्म। और क्या शो करते हैं, एज ए फंक्शन ऑफ सॉल्युबिलिटी फंक्शन शो कर देते हैं ये, रादर देन डिफ्यूजन। इस मॉडल में ऐसा होता है, ठीक, इंटरफेसियल बैरियर मॉडल। अब आप समझ रहे होंगे थोड़ा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के पास तो हो ही जाना है, क्योंकि 2-4 वर्ड है, देखे लिखे हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट एक बार समझ जाएंगे तो पूरी जीवन याद रहेगा और वो हमें काम आएगा। अगेन व्हेन कंसीडरिंग द डिसोल्यूशन ऑफ क्रिस्टल, है ना, मतलब वही बात इन्होंने कहा कि जब हम क्रिस्टल के डिसोल्यूशन की बात करेंगे तो क्या होगा, हर एक फेस, ये मैंने पहले ही बता दिया, हर एक फेस समझ रहे हैं ना, ये फेस है, ये फेस है, ये फेस है, ये फेस है ना। फेस कितने होंगे किसी भी क्रिस्टल में, मान लीजिए हम क्यूब बनाए तो क्यूब में आप बता सकते हैं फेस कितने होंगे भाई, एक उधर एक इधर, 2 3 4 5 6, कितने हुए, एक ऊपर का एक नीचे का, है ना, 2 हो गया, इस साइड 3 और उस साइड 4 हो गया, है ना, इस साइड 5 और इस साइड 6, कितने हो गए, 6 हो गए। तो 6 इसी तरह से हर क्रिस्टल में डेफिनिट और अलग अलग फेस होंगे। अब ट्रायंगुलर क्रिस्टल में अलग फेस होगा, ऑक्टागोनल में अलग फेसेस होंगे। तो विल हैव डिफरेंट इंटरफेसियल बैरियर,
और इनके पास अपना अलग अलग इंटरफेसियल बैरियर होगा, सॉल्वेंट के साथ मिक्स होने का अलग अलग नेचर होगा, अलग अलग मैकेनिज्म होगा। इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं? इक्वेशन G इज इक्वल टू KICS माइनस CV। तो G इज द डिसोल्यूशन रेट पर यूनिट एरिया। अगर हमें इंटरफेसियल बैरियर मॉडल से डिसोल्यूशन रेट पर यूनिट एरिया निकालना है, मतलब एक यूनिट एरिया में कि क्या है डिसोल्यूशन रेट, तो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे G इज इक्वल टू KICS माइनस CV। KI स्टैंड फॉर इफेक्टिव इंटरफेसियल ट्रांसपोर्ट कांस्टेंट, KI इफेक्टिव इंटरफेसियल ट्रांसपोर्ट कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटरफेसियल बैरियर मॉडल, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पॉलीमॉर्फिज्म और एमॉर्फिज्म की ओर। व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? तो पॉलीमॉर्फिज्म सॉलिड, जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं, या तो वो क्रिस्टल होंगे और या तो एमॉर्फस होंगे, है कि नहीं? क्रिस्टल फॉर्म मतलब जिनका पैटर्न, जिनका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट पैटर्निस्टिक हो, फिक्स हो, क्रिस्टलाइन फॉर्म उसको कहते हैं ना, जिनका पैटर्न हो, हर एक मॉलिक्यूल एटम के जुड़ने का फिक्स पैटर्न हो, उसी को कहेंगे हम क्या? क्रिस्टलाइन फॉर्म। एमॉर्फस फॉर्म में कोई पैटर्न नहीं होता है। और दूसरा क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट इनका शार्प होता है, एकदम शार्प मेल्टिंग पॉइंट, है ना, इसलिए। और जबकि एमॉर्फस की मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होती है, वेरिएबल होती है, एक रेंज में होती है ना, मेल्टिंग पॉइंट रेंज में होती है। तो मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, अगर कोई मॉलिक्यूल एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलता है तो उसको हम क्या कहेंगे? पॉलीमॉर्फ। क्या कहेंगे? पॉलीमॉर्फ। और इन चीजों को, ऐसी फिनोमिनन को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। वर्ड से समझिए, पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे मैग्नेटिज्म, कोई मैग्नेट की प्रॉपर्टी शो करता है तो उसको कहेंगे मैग्नेटिज्म, है ना, उसी तरह से पॉलीमॉर्फिज्म। इनैंसियोट्रॉपिक, दो तरह के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं, है ना, दो तरह के पॉलीमॉर्फिज्म, इनैंसियोट्रॉपिक और मोनोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फ। इनैंसियोट्रॉपिक जो होता है वो चेंजेबल होता है ना, रिवर्सिबल और चेंजेबल होता है, कैन बी रिवर्सिबल एंड चेंज्ड बाई अल्टरिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर को अगर हम बदलते हैं, इनैंसियोट्रॉपिक नाम ही बता रहा है, इनैंसियोमर, है ना, पढ़ा है ना आइसोमेरिज्म में इनैंसियोमर। तो इनैंसियोमर का मतलब बदलेगा, वो चेंज होगा। कैन बी रिवर्सिबल चेंज्ड बाय अल्टरिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर, बाय अल्टरिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसको क्या बोलते हैं? अल्टरिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर। और मॉर्फिक फॉर्म क्या होता है? मोनोमॉर्फिक, है ना, पॉली और मोनोमॉर्फिक दो है ना। तो मोनोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फ क्या है? मोनोट्रॉपिक, इनैंसियोट्रॉपिक और मोनोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फ अनस्टेबल होते हैं ये, है ना, एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो ये है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। आगे बढ़ते हैं एमॉर्फिज्म की ओर। यहीं पे एमॉर्फिज्म भी डिस्कस कर दे रहे हैं। एमॉर्फिज्म क्या होता है कि इसके मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट पैटर्निस्टिक नहीं होते हैं, है ना, लेकिन एमॉर्फिज्म सॉल्युबल होता है मोर देन किसके? क्रिस्टलाइन से, है ना, मोर देन एमॉर्फिज्म। सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? एमॉर्फिज्म की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी पॉलीमॉर्फिज्म से। ठीक,
क्रिस्टलाइन कंपाउंड अगर हमारे पास होता है तो हम क्रिस्टलाइन कंपाउंड को डायरेक्टली क्या करते हैं, डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड में लेके जाकर के हम फॉर्मुलेशन डेवलप कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एमॉर्फस फॉर्म है तो हम डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए, वेट ग्रेनुलेशन टेक्निक चाहिए उसके अंदर बाइंडिंग के लिए। जबकि क्रिस्टलाइन में क्योंकि सॉल्वेटेड मैकेनिज्म होता है ना, उसमें सॉल्वेटेड मैकेनिज्म की वजह से वो खुद जो क्रिस्टल होता है ना, अपने अंदर वाटर रखता है। इसकी वजह से वो क्या करता है, अपने आपस में बाइंड हो जाता है। दो क्रिस्टल को लीजिए ना, दो नमक के कण को लीजिए, आपस में तेज से प्रेशर और टेम्परेचर दीजिए, वो चिपक जाएंगे आपस में, है ना। शुगर लीजिए, देखते ही है ना। पिपरमिंट लीजिए, आप दबाइए, देखिए चिपक जाएगा। तो जहाँ क्रिस्टलाइन होते हैं उनके अंदर ऑलरेडी होती है ये प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट है फैक्टर अफेक्टिंग में। हम चाह रहे हैं कि कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। फैक्टर अफेक्टिंग के बाद एब्जॉर्प्शन फ्रॉम नॉन पर ओरल एक्स्ट्रावेस्कुलर रूट। आसान है, ओरल रूट को छोड़ करके बाकी जगह से देते हैं तो वो नॉन पर ओरल एक्स्ट्रावेस्कुलर रूट कहलाता है। ठीक है, वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।